हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल स्टडी मीटर में। और आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से हम RS 2023 के लिए जो इस ब्रह्मास्त्र नाम की प्रैक्टिस सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेहतरीन क्वेश्चनों से बनकर मिलकर बनी हुई ये प्रैक्टिस सीरीज रहेगी। और आप इसमें अंत तक बने रहे, आपको बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। बस आप इसको मतलब शेयर कर देना ताकि हमारा भी इसमें कुछ फ़ायदा रहे। और तो बढ़ते हैं इस आगे की इस टेस्ट सीरीज में, चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सम्राट अशोक के भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए के मॉस्की, दूसरा है सन्नति, तीसरा है रुमिंदेई, और लास्ट जो चौथा ऑप्शन है वो है कलसी। और राजस्थान सरकार ने इस बार, आपको पता ही होगा कि ये अनुत्तरित प्रश्न वाला ये पांचवा जो ऑप्शन है ये भी इसमें ऐड किया है। तो अभी तो ये शुरुआत है, तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, फिर हटा देंगे इसको, क्योंकि चार ही ऑप्शन का इसमें रखेंगे अपन। वो तो आपके हिसाब से सही रहेगा ना। तो इसका ऑप्शन है मास्की, सन्नति, रुमंदेई और कलसी। तो चूंकि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था रुमंदेई में। रुमंदेई में मतलब कि इसको ही क्या कहा जाता है, लुम्बिनी। इसको ही क्या कहा जाता है, लुम्बिनी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये क्या हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला क्वेश्चन है दूसरा। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि न्याय किसकी रचना है, वैशेषिक किसकी रचना है, और योग किसकी रचना है, और वेदांत किसकी रचना है। चूँकि न्याय रचना है किसकी, गौतम बुद्ध की रचना है न्याय। वैशेषिक किसकी है, वैशेषिक है भाई साहब महर्षि कणाद की है साहब। योग किसकी रचना है भाई, पतंजलि की। और वेदांत किसकी रचना है, शंकराचार्य की। और शंकराचार्य का एक सिद्धांत बहुत फेमस है अद्वैतवाद का, तो वो भी इसमें है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो इसको जूम करते हैं। तो चंपाकली, और ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि सिर पर, माथा पर। तो सिर और माथा तो क्या होता है, एक ही होता है। नाक पर भी नहीं पहना जाता है। तो ये पहना जाता है किस पर, गर्दन पर पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, गर्दन पर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें है गणेश्वर स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये नीम का थाना सीकर में कातली नदी से तट से स्थित है। यहाँ बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है कि गणेश्वर सभ्यता किस पर है, कातली नदी पर स्थित है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शहर में नहर के अवशेष पाए गए। तो नहर के अवशेष, तो ऑप्शन दिया हुआ है कारकेट नगर, जो कि कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। कारकेट नगर नहीं है। रंगमहल भी नहीं है। नगरी है। चूँकि नगरी वर्तमान चित्तौड़ को कहा जाता था पहले। तो वहाँ पर क्या है कि प्राचीन शहर के मतलब नहर के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन है सेलवा से आपका क्या अभिप्राय है। तो सेलवा से क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें कि घने विश्वतीय वन या वर्षा वन। अगला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ये भूस्खलन है। तीसरा ऑप्शन है रूस में राज्य खेतों। और इसका संबंध चौथा ऑप्शन है रेगिस्तान में परवल एक धुन से है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है घने विश्वतीय वन या वर्षा वन। चूँकि सेलवास एक घास का मैदान भी है, जो कि किसमें, अफ्रीका में स्थित है। तो ये जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर वन होते हैं, और वही घने विश्वतीय वन है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन और कारण है, तो कथन मतलब दिया हुआ है, तो उनमें से कौन सा सही है, तो सही है कौन सा ना। तो फर्स्ट है कि कलाम के मथुरा स्कूल में बुद्ध की छवियाँ के बड़े पैमाने पर धर्मचक्र मुद्रा में उकेरा गया है, तो ये भी सही नहीं है। कला के मथुरा स्कूल में बुद्ध और बोधिसत्व की छवियों ग्रीको रोमन पंथ पर आधारित थी, तो ये भी सही नहीं है। अगला ऑप्शन है तीसरा, मथुरा शैली की मूर्तियाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित थी लेकिन हिंदू धर्म से नहीं, तो ऐसा क्यों भाई, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है अपना कि मथुरा कला विद्यालय की मूर्तियाँ जो ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में फली फूली लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई। तो इसमें आप इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि देखो मथुरा से बुद्ध, इसमें भी बुद्ध का कनेक्शन है, तो महात्मा बुद्ध का तो बहुत प्राचीन है, जबकि मथुरा कला विद्यालय की जो मूर्तियाँ हैं जो ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दी में फली फूली व लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, तो ये आंसर बिल्कुल इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। तो इसमें है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं, तो इसमें हमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा पूछा गया है कि सही नहीं है ना, तो इसमें बताना है हमको। तो समुद्र का तापमान अवश्य ही 26.5 से अधिक होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है कि गति या ऊंचाई के दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। लास्ट यानी कि चौथा ऑप्शन है कि समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। तो इसका आंसर है मतलब कि ये भी सही है कि मतलब समुद्र का तापमान अवश्य 26.5 से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल। गति तथा ऊंचाई की दिशा में अत्यल्प क्षीण वायु भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, भाई अगर समुद्र पर ऊपर मतलब आर्द्रता होना आवश्यक है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। परंतु क्या करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसलिए ये सब आंसर तो क्या हो जाते हैं गलत, और ये आंसर हो जाता है सही। ओके, तो अपनी RS 2000 ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। और विचार तो हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला कथन है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक मीठे पानी की नदी या धारा समुद्र या एक महासागर में मिलती है। दूसरा कथन है, एस्चुरी एक जैविक के रूप में कम उत्पादक है। चूँकि नदियाँ क्या बनाती है, नदियाँ बनाती है, एक तो बनाती है डेल्टा और एक बनाती है एस्चुरी। चूँकि नदियों का पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है, समुद्र का जल कैसा रहता है, खारा रहता है, तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मीठे पानी की नदी दरा समुद्र से मतलब महासागर से मिलती है, तो ये भी उत्पादक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति का भी उत्पादन होता है, इसलिए अपना कथन एक बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन है अपना 10वां, मतलब जो 10वां क्वेश्चन है उसको थोड़ा जूम करते हैं। तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, साफ आसमान और स्थिर हवा के साथ एक लंबी सर्दियों की रात तापमान व्युत्क्रमण के लिए एक आदर्श स्थिति है। ये किस चीज़ की स्थिति पूछ रहा है भाई। दूसरा कथन है अपना कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना है। तो ऑप्शन एक है केवल एक, केवल दो और एक और दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो इसका सही आंसर है कि एक बार वापस देख लेते हैं कि साफ आसमान में स्थिर हवा के साथ एक लंबी सर्दियों की रात तापमान व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति है, ये भी सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान व्युत्क्रमण एक सामान्य घटना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर है 3।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति में शामिल है। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम पता कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की संपत्ति क्या क्या है, क्या क्या शामिल किया गया है। तो ठीक है, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक की संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है, एक तो किया गया है राजकोष को, दूसरा ऋण व अग्रिम, ऋण व अग्रिम को इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा इसमें किया गया है जो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, मुद्रा भंडार, उसको इसमें शामिल किया गया है इसमें। और लास्ट यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें क्या है, मतलब कि सोने के सिक्का का ये। बाकी जो इसमें दे रखा है भुगतान पूंजी और क्या नाम से इसमें चलन मुद्रा नोट, ये क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या है देनदारी, ये इसकी संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती। तो इसका आंसर है केवल 1 और 3 यानी कि ट्रेजरी यानी कि राजकोष चालान, और इसके अंदर शामिल होगा क्या, अग्रिम या ऋण होता, तो ऑप्शन में वो भी बिल्कुल राइट था। तो इस टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। तो वाणिज्य बैंक का मतलब एक है कि क्रेडिट निर्माण में, अग्रिम ऋण में, चूँकि अग्रिम ऋण किसमें है, भारतीय रिजर्व बैंक में, क्रेडिट निर्माण, अग्रिम ऋण और एजेंसी के कार्य रूप में। तो और आरबीआई भी क्या है, एक वाणिज्य बैंक है। वाणिज्य बैंक मतलब जो कि किसी भी मतलब निश्चित या प्राइवेट शाखा का ना होकर यानी कि पूरे एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक को हम कह सकते हैं। तो इसमें आंसर है अपना नोट जारी करना, 13 नंबर। तो अगला क्वेश्चन है इसमें अपनी इस टेस्ट सीरीज का, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है कि बायोगैस का उत्पादन विषाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। कच्चे तेल को कई उत्पादों में परिष्कृत करने के लिए आसवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तीसरा कथन है इसमें चीन दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो एक बार इसको फिर से ध्यान देख लेना, पूछा गया है इसमें क्या कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो चूंकि बायोगैस का उत्पादन विषाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है, तो ये कथन एक भी क्या है, बिल्कुल गलत। क्योंकि बायोगैस का उत्पादन मतलब अपशिष्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय पाचन की प्रक्रिया में टूटकर होता है, तो ये भी गलत है। दूसरा, कच्चे तेल को कई उत्पादकों में परिष्कृत करने के लिए निम्न आसवन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है इसका कि चीन दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी गलत है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, तो इसलिए इसका ऑप्शन यानी कि 1 और 3 तो क्या हो जाते हैं, गलत। तो इसमें 1 और 3 क्या हो जाते हैं, गलत, यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन अधिक लाभकारी होगा यदि, खाली ब्रैकेट दिया गया है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं कि घरेलू माल की कीमतें स्थिर रहें, घरेलू माल की कीमतें स्थिर रहें, आयातक देश को निर्यात सस्ता हुआ, आयात की कीमतें स्थिर रहें, निर्यात की कीमतें आनुपातिक रूप से बढ़े। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि आयातक देश को निर्यात क्या हुआ, सस्ता हुआ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अंतराल एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति की तुलना में मांग का आधिक्य, सरपट मुद्रास्फीति और रनवे मुद्रास्फीति के बीच अंतराल, मंदी के साथ मुद्रास्फीति
और मुद्रास्फीति जो आमतौर पर एक विकासशील देश में प्रबल होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कि पूर्ण रोजगार स्तर पर जो कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग का आधिक्य। तो मुद्रास्फीति का अंतराल कब होगा? जब मांग का आधिक्य हो और रोजगार जो कि स्तर रहे कम। तो जितना रोजगार स्तर कम रहेगा और मांग का जितनी अधिकता रहेगी उतना ही इसमें अंतर अधिक होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मंदी या अपस्फीति अंतर को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा किस विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। दूसरा ऑप्शन है सदस्यीय बैंकों की आरक्षित आवश्यकता को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है बैंक दर को बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन में खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। तो इसका आंसर है खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर के कैल्शियम का कार्य नहीं है? तो ये है क्वेश्चन साइंस से। तो देखते हैं इसमें क्या है कि यह रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 2 है यह पाचन तंत्र में सहायता करता है। ऑप्शन 3 है यह अस्थियों और दांतों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन 4 है यह पेशीय संकुचन में सहायता करता है। चूँकि कैल्शियम अस्थियों और दांतों में भी करता है, पेशीय संकुचन में भी सहायता करता है और यह रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि हमारे रक्त में कैल्शियम पाया जाता है। और ये क्या नाम से तो इसका आंसर मतलब होगा कि ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि किधर गया रे क्वेश्चन। तो उसका आंसर होगा कि ये पाचन में कोई भी सहायता मतलब नहीं करता। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? तो उसको करते हैं थोड़ा जूम आपको दिखा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? स्थानीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह, पूर्वांचल बैंक और उत्कल बैंक। तो जो ये 3 बैंक दिए गए हैं, ये जो 3 बैंक हैं ये तो क्या है, बड़े स्तर के बैंक हैं। जो कि सबसे सूक्ष्म पूछा है तो सूक्ष्म है स्वयं सहायता समूह, जो कि 5 से 7 लोगों के द्वारा ही बनाया गया एक छोटी बैंक हो सकती है या पॉकेट बैंक जिसे कह सकते हैं वो है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में होती है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। ये आपसी 6-7 लोगों का एक समूह होता है जिसके द्वारा बनाया हुआ बैंक है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है? तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए गलत पर। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कि प्रारंभ में हरित क्रांति का काल के दौरान चावल और गेहूं का एक अच्छा अनुपात उत्पादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी कमी आई। ऑप्शन नंबर 3 उच्च आय वर्ग जो अपनी आय का एक बड़ा प्रतिशत भोजन पर खर्च करते हैं सापेक्ष कीमतों में इस गिरावट से लाभान्वित हुए हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है हरित क्रांति ने सरकार को का निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न खरीद के सक्षम बनाया है। तो इसका आंसर है कि एक बार वापस देखते हैं ऑप्शन को। प्रारंभ में हरित क्रांति काल के दौरान चावल और गेहूं का एक अच्छा अनुपात उत्पादित किया गया था। खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी कमी आई। उच्च आय वर्ग जो कि अपनी आय का एक बड़ा सेक्टर प्रतिशत भोजन पर खर्च करते हैं और सापेक्ष कीमतों में इस गिरावट से लाभान्वित हुए हैं। तो इसका आंसर है ये 3 नंबर ऑप्शन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी क्योंकि संपर्क क्षेत्र कम होने पर बल बढ़ता है। संपर्क क्षेत्र कम होने से बल कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 है संपर्क क्षेत्र कम होने से दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर 4 है कि संपर्क क्षेत्र कम होने से दाब
बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा 4। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल या जो भी है एरिया। तो अगर एरिया क्या होगा, कम होगा, तो क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिफॉर्म क्या है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कोलिफॉर्म ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु का एक समूह, ऑप्शन नंबर 2 विषाणु का एक समूह, ऑप्शन 3 सूक्ष्म जीवों का एक समूह, ऑप्शन 4 रोगों का एक समूह। तो ऑप्शन इसमें आएगा 1, जो कि है जीवाणु का एक समूह। यह मानव शरीर की किसमें, आंत में पाया जाता है कोलिफॉर्म। ओके, तो अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है कि प्रजनन दर से तात्पर्य बच्चे पैदा करने वाले आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या से है, जिसे आमतौर पर माना जाता है 20 से 50 वर्ष, 15 से 49 वर्ष, 15 से 20 वर्ष और 10 से 30 वर्ष। तो इसका आंसर होगा 15 से 49 वर्ष। और अभी वर्तमान में भारत की जो प्रजनन दर है वो 2.2 की है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का कि फ्रक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है जाइमेज, ऑप्शन 2 इनवर्टेस, ऑप्शन 3 डाइटेस और ऑप्शन 4 है फ्रुक्टोस। तो इसका आंसर होगा जाइमेज। तो जाइमेज इसका ऑप्शन होता है क्योंकि जाइमेज जो कि ग्लूकोज और सुक्रोज को इसमें बदलता है, इथेनॉल एल्कोहल में बदलता है, एथिल एल्कोहल में बदलता है मतलब कि। तो इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया था। केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन 2 केंद्रीय भूजल बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार माध्यमों में प्राय चर्चा में आने वाले सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित सामर्थ्य का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है WHO कोविड-19 वैश्विक टीकाकरण अभियान, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में योगदान, ऑप्शन 3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना और ऑप्शन 4 है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। तो दोस्तों आप इस टेट सीरीज़ से अगर संतुष्ट हो तो इसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप अभी तक इस वीडियो में बने रहें उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि ये हमारा पहला ही प्रयास यूट्यूब पर किया जा रहा है, तो इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं है इस चीज़ का। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होगा और इसमें जो हमारे पास संसाधनों की कमी है उसमें आपूर्ति होने के बाद ये बेहतर व्यवस्था के साथ ये यूट्यूब पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राष्ट्रीय उद्यानों के निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी स्थानों में स्थित है। तो देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी स्थानों में स्थित कौन कौन है। तो ऑप्शन 1 है रणथंभौर और औरंग, ऑप्शन 2 है मरु उद्यान और सुंदरवन, ऑप्शन 3 है गिर और केबुल लामजाओ और ऑप्शन 4 है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा। चूँकि सबसे पूर्वी स्थान जो भारत का है वो है मतलब जो रिजर्व है यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नामदफा। ये एक टाइगर रिजर्व है जो चांगलांग जिले अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी भारत के सबसे पश्चिमी स्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसे
मरीन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये गुजरात के जामनगर के तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ऑप्शन नंबर 2 है वन जैव मात्रा यानी कि बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। ऑप्शन 3 है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। ऑप्शन नंबर 4 है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि ब्लू कार्बन मतलब कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो ये समुद्री तटीय क्षेत्र है उनमें उत्पन्न होती है, जिससे कि वैश्विक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके संतुलन के लिए इस चीज़ को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, तो ध्यान में रखना है भाई आपको सबको कि 2023 आरएस की इस परीक्षा में आपको सफल होना है। तो इसके लिए आपको बढ़िया से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो इसमें दे रखा है ध्यान में क्या रखना है। तो पहला है एल्यूमिनियम सिलिकेट, दूसरा है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तीसरा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त में से कौन फ्लाई ऐश के संघटक हैं? तो फ्लाई ऐश के संघटक हैं निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और एक कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो इसलिए इसमें से आंसर आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2 और 3, और ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1 और 3 और 4। तो एक बार देखते कथन को वापस, फिर उसको लगाते हैं आंसर को, सही है ना। तो आर्द्रभूमि में कम प्राथमिक उत्पादकता होती है। आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। आर्द्रभूमि विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखानों या खतरनाक कार्यों में नियुक्ति से प्रतिबंधित किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आर्टिकल 23 और 24 में ये मूल अधिकार में शामिल किया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी खदानों या फैक्ट्री या कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये दिया गया है जिसमें से, है ना। तो गुजरात का गठन कब हुआ था? 1960 में, हरियाणा का 1966 में, झारखंड का 2000 में और सिक्किम का 1975 में हुआ था। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, कथन और कारण का दिया हुआ है। नागरिकता खोने के कुछ तरीके, तो उसके लिए इसमें कथन दिए गए हैं कि वे कैसे अधिनियम के मतलब नागरिकता को खो सकते हैं आदमी, भारतीय नागरिक। तो कथन एक है, जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल से तब भी खो देगा।
नागरिकता सामान्यतः 7 वर्षों में लगातार भारत से बाहर का निवासी रह रहा हो तो। तीसरा है नागरिक को पंजीकरण या देशीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद गया हो। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1 और 2, केवल 3 और केवल 1। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो लगातार 7 वर्षों से मतलब भारत के बाहर किसी निवासी रहा हो तब भी नागरिकता खो देगा। तीसरा है कि नागरिक को पंजीकरण या देशीकरण के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद किया गया हो तो इसमें भी नागरिकता खो देगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, निर्धारित फॉर्म में चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन पत्र कम से कम कितने लोगों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो प्रस्ताव के रूप में 30 निर्वाचक, दूसरा है प्रस्ताव के रूप में 20 निर्वाचक, तीसरा है प्रस्ताव के रूप में 50 निर्वाचक और लास्ट ऑप्शन है प्रस्ताव के रूप में 60 निर्वाचक। तो इसके सही आंसर हो जाएगा इसका प्रस्ताव के रूप में 50 निर्वाचक। 50 सदस्य इसके राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्ताव रखेंगे तब जाकर ही वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इस बात का हमें पता लगाना है, ठीक है। तो कथन 1 है, उत्प्रेषण का रिट केवल निवारक होता है। दूसरा है, न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्राधिकारियों और प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रतिषेध रेट जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि ये निवारक भी होती है, साथ ही उपचारक भी होती है। और जो कथन 2 है कि न्यायिक, अर्धन्यायिक और तो प्रतिषेध रेट जो प्रतिषेध रेट है उसके अंतर्गत न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो इसमें ये प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती, किसी भी निजी व्यक्ति के लिए भी ये जारी नहीं की जाती। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा न तो 1 नहीं 2। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है। तो चलो सभी आर्टिकल को देख लेते हैं एक साथ क्या किस चीज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल एक सेकंड इसको छोटा कर दे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 किसके लिए होता है कि राज्य आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश दे। दूसरा है आर्टिकल 38 जो कि नीति निर्देशक तत्वों में सभी। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत हैं कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब इसमें दिया जाता है। और आर्टिकल 39A के तहत समाज के कमजोर वर्ग के गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये इसमें है। और आर्टिकल 48 जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, इसमें पशु हत्या से संबंधित रोग पर मतलब पशु हत्या संबंधित प्रावधान है इसमें। तो ये क्या है, इसमें आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों से पशुपालन के लिए इसमें बढ़ावा देता है। तो ये आर्टिकल 48 बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा है विपक्ष का नेता, तीसरा है मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर 4 है मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। तो ये तीनों, विपक्ष का जो नेता होता है
विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री ये सूचना आयोग समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछा है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किसे संदर्भित करता है? चूंकि शून्यकाल किसे संदर्भित करता है तो ऑप्शन देखते हैं पहले। तो ऑप्शन नंबर 1, जिस दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो। ऑप्शन नंबर 2, निलंबित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर 3, स्थगित अवधि। ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नोत्तर सत्र। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद आने वाला काल है, जिसे शून्यकाल कहा जाता है, और ये लगभग 12 बजे के आसपास प्रारंभ होता है और पूरे दिन की जो भी अवधि होता है, इसका एजेंडा होता है, उसको पूर्ण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको इसमें दिया हुआ है कथन और कारण, है ना, तो देखते हैं। कथन 1 है, लोकसभा अध्यक्ष लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कथन 2 है, संसद सदस्य उद्योग और व्यापार जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति के लोकलेखा के सदस्य होते हैं। तो नीचे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही कथन यानी कि 1 और 2 अलग अलग सत्य हैं, और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही कथन 1 और 2 अलग अलग सत्य हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। कथन 1 भी सत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो लोकलेखा समिति उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, से अधिक सदस्य नहीं होते, और क्या नाम से 15 सदस्य तो लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, इसलिए वो किसी भी विशिष्ट उद्योगपतियों को इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, इसमें भी कथन और कारण है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ कर करने चाहिए, तो करते हैं इसको। तो अभी कथन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं। कारण, भारत के संविधान में वित्त आयोग की परिकल्पना भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में की गई है। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, और ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें ए तो सत्य है किंतु आर इसकी सही व्याख्या नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य सरकार के एक अधिकारी को राज्य सरकार के परामर्श से जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित या निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन 1 है इसमें संसद, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है भारत निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन 4 है राज्य के राज्यपाल। तो इसमें आंसर आएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी भारत का निर्वाचन आयोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा जूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन सही है। तो कथन को पढ़ते हैं। वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है और उसकी सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। और दूसरा कथन है इसमें, वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटाता है। तो इसमें ऑप्शन जो कथन 1 है वो तो सही है, क्योंकि ऑप्शन 2 में क्या है कि राज्यपाल केवल नियुक्ति करती है, हटाने का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। किसका है?
राष्ट्रपति का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1 सही है, यानी कि ये वाला। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में कसाबा दादा साहेब जादव ने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो दादा साहेब एक भारतीय एथलीट थे जो कि पहलवान के रूप में जाने जाते थे, और इन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हेलेंस्की में कांस्य पदक जीता था, जो कि जीता था कब? 1952 में। ओके, तो जिसका भी आंसर सही है वो सही है। तो आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी रुद्रमादेवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो ऑप्शन है चोल, वाकाटक, पश्चिमी गंगा, काकतीय, और ऑप्शन नंबर 5 तो सबको आता ही है। तो रानी रुद्रमादेवी का जो संबंध था वो किस राजवंश से था? तो ऑप्शन चोल, वाकाटक, पश्चिमी गंगा और काकतीय। तो रानी रुद्रमादेवी का संबंध था काकतीय से। तो अगला प्रश्न है, भारत में यार ये तो बहुत है। अगला प्रश्न है, भारत में यानी कि भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए है, नरमपंथियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। दूसरा यानी कि कारण है इसका कि उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करे। तो ये बिल्कुल सही मांग थी नरमपंथियों की, बिल्कुल। तो ऑप्शन 1 भी सही है और इसका कारण भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया गया? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर की जो लड़ाई हुई थी 1764 उसके बाद। तो उसके बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में, जिसमें मुर्शिदाबाद का जो डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, होयसल राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो होयसल राजवंश का शासन 7वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला था। उन्होंने आधुनिक कर्नाटक के बड़े हिस्से और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। तो और ऑप्शन दे रखे हैं हमें, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। चूँकि होयसल राजवंश का जो शासनकाल था या शासनकाल समय था वो था 1006 से लगभग 1346 के मध्य में था। तो यानी कि ऑप्शन जो कि कथन 1 है वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, उन्होंने आधुनिक कर्नाटक के बड़े हिस्से और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। चूँकि उस समय होयसल जो वंश के शासनकाल था तो उस समय उन्होंने तमिलनाडु की जो वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और इससे आपका तनिक भी फ़ायदा हुआ हो तो हमें लाइक करके ये ज़रूर अवगत कराएं कि हमारी मेहनत बेकार नहीं है, और आप ऐसे ही इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके हमारा मतलब थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएं। तो चूँकि हम ये पहली बार कर रहे हैं तो ये हमारा परफेक्शन तो नहीं होगा, परंतु आप हमारी भावना को समझेंगे, और आपको अगर क्वेश्चन जो कि RS
2023 की जो परीक्षा के लिए जो उस लेवल के लगे तो आप कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।